हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम आ गए हैं अपने पहले यूनिट की लास्ट वीडियो पर। ठीक है, अभी हम लोग वही चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट का हम लोग कर रहे थे जिसका नाम था एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, उसी को कंटिन्यू रखेंगे और ये उसकी लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे बेटा प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड वो सब कर चुके हैं और उसमें जैसे मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो इस वाली वीडियो में भी मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आई होप कि आप लोग उनका जवाब देंगे और अगर आपको उनका आंसर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको उनका आंसर बता सकूं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वीडियो के साथ जिसका नाम है प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो जो सबसे पहली प्रिकॉशंस हमें रखनी है बेटा व्हेन वी आर यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड वो ये है कि एट द टाइम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड वी हैव टू इंक्लूड expenditure on final goods and services during the accounting period। कि एक वर्ष में जब हम व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि केवल हमें अंतिम वस्तु और सेवाओं पर किए गए खर्च को ही राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल करना है। यानी फाइनल एक्सपेंडिचर पर यानी फाइनल गुड्स पर जो किया गया खर्चा है उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। ये फाइनल एक्सपेंडिचर की प्रिकॉशंस क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बेटा इसका दूसरा मतलब ये है कि हमें इंटरमीडिएट गुड्स पर किया गया खर्च जिसको हम इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं उसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड होता है। और जब हम फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है, उसको अलग से इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहला जो आपको बताया वो यही बताया कि हमें केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर किया गया खर्च उसी को इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स पर किए गए खर्च को इंक्लूड नहीं करना है। जो सेकंड है बेटा वो है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स। वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट हुआ था, उसमें लिखा था परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड है तो यहाँ पर दे दिया गया एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड हैंड गुड्स पर किए गए खर्च, पुरानी वस्तुओं पर किए गए खर्च को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं करना है क्योंकि बेटा इस पर हमने उस वक्त किए गए खर्च को शामिल कर लिया था जब इस गुड्स को हमने प्रोड्यूस किया था। ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं हुई है, ये एक बार प्रोड्यूस हुई थी और जब हमने इसको प्रोड्यूस किया था उस समय इस पर जो हमने खर्च किया था वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाया था और हमने उसको इंक्लूड कर लिया था। अब दोबारा से अगर उसको सेल या परचेज किया जाता है तो उस पे किए गए खर्च को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई चेंज नहीं लेकर आ रही है। फिर है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स। इन इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ओनली एक्सपेंडिचर ऑन दोज गुड्स which increase the production capacity, which increase the production capacity, right? तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स, ये इंडिविजुअल के लिए इन्वेस्टमेंट हो सकता है बेटा क्योंकि उसको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, बट फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट मेयरली अ पेपर क्लेम। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे तो उस 1 लाख रुपए के बदले आपको वो कंपनी क्या देती है? वो कंपनी केवल आपको एक पेपर डॉक्यूमेंट देती है, एक सर्टिफिकेट देती है जिसमें ये लिखा होता है कि मिस्टर एक्स ने हमारी कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है और आपके इस इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमी में
प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। फोर्थ वन है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट इज द पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक ओल्ड एज पेंशंस, स्कॉलरशिप और विडो पेंशंस। दीज आर यूनिलैटरल्स। वो गवर्नमेंट के लिए खर्चा जरूरी है कि गवर्नमेंट का खर्चा है ट्रांसफर पेमेंट पे, तो ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट will not be included in the estimation of national income because by nature these are unilateral, one sided है, एक पक्षी है। आय प्राप्त करने वाला आय प्राप्त कर रहा है, बट उसके बदले वो गुड्स या सर्विसेज के फ्लो में कोई चेंज नहीं लेके आता है। These kind of expenditure does not make any kind of value addition, ठीक है, इसलिए हमें इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हमें इसको भी इंक्लूड नहीं करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन हर एक मेथड में प्रिकॉशंस आई है बेटा। ये वाली सेल्फ कंजम्पशन का मतलब है जब एक प्रोड्यूसर अपनी या अपने परिवार की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या प्रोडक्शन का वो हिस्सा जो एक प्रोड्यूसर ने, जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया और उसका एक हिस्सा अपने और अपने परिवार की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास रख लिया और उसको खुद कंज्यूम कर लिया, तो उसको हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। बिकॉज दीज काइंड ऑफ गुड्स और दीज काइंड ऑफ प्रोडक्शन आर द सेम प्रोडक्शन विच इज मेड फॉर द मार्केट। बेटा जो फार्मर गेहूं प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल वैसा, और अपने परिवार के लिए जो यूज करेगा वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसने मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस किया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और वो आप उसने ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किया है, वो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, तो उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन हम नेशनल इनकम के एस्टिमेशंस में इंक्लूड करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, उसका एस्टिमेटेड या इंप्यूटेड रेंट हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, वैसे ही हमें इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन उसको भी हमें इंक्लूड करना है। तो बेटा ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर था, और जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैं हर बार आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, और मैंने आपसे तब भी रिक्वेस्ट की थी और अब दोबारा से कर रहा हूं कि अगर आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर आता है तो आप लोग आंसर देंगे। तो अब समय आता है बेटा वही 3 क्वेश्चन दोबारा से इस यूनिट से, कौन सी, एक्सपेंडिचर मेथड, इससे पूछने की। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है बेटा वो क्वेश्चन ये है कि एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में जो हम सबसे पहला स्टेप कैलकुलेट करते हैं वो क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है बेटा वो आपको बताना है, अगर आपके क्वेश्चन में थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड इन्वेस्टमेंट या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो वो 2 कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज करके आप डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा मेरा क्वेश्चन है आपको बताना है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 2 कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोगों को इन तीनों ही क्वेश्चंस का आंसर देना है, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप पहली बार हमारी वीडियोस पर आए हैं तो बेटा आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बेटा। ये इस यूनिट की हमारी लास्ट वीडियोस थी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।